नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज पॉलिटिक क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भारत की संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था का जो आधार विश्व में अपनाया गया है, किस तरीके से अपनाया गया है और भारतीय स्वरूप में संघीय व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है। देखिए, संविधान के भाग 1 में भारत राज्यों का संघ बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का मिला जुला संघ है। भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में कहीं भी आपको संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। एकल रूप में आपको कहीं भी संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलता है। संघ शब्द के साथ में राज्यों का संघ के जो स्वरूप है वह हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं तो राजनीति के समझ रखने वाले लोगों ने राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के संबंध के आधार पर सरकार को 2 रूपों में बांटा है, एक संघीय सरकार और दूसरा एकल सरकार। पहली सरकार कौन सी होती है? संघीय सरकार। और दूसरी सरकार एकल सरकार। संघीय सरकार और एकल सरकार। भारतीय संसदीय व्यवस्था इन दोनों सरकारों का मिला जुला स्वरूप है। भारतीय संसदीय व्यवस्था इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। भारतीय संसदीय व्यवस्था, ठीक है, भारतीय संसदीय व्यवस्था इन दोनों सरकारों का मिला जुला स्वरूप है। यानी केंद्र कुछ स्थितियों में एकल सरकार की भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब सामान्य परिस्थितियां होती है तब संघ सरकार संघीय व्यवस्था का रूप निभाती है। बात करें विश्व में एकल सरकार या एकात्मक सरकार हमें कहां कहां देखने को मिलती है, तो एकात्मक सरकार की जो समस्त शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के में निहित होती हैं। इसके अलावा जो संघ सरकार होती है इसकी शक्तियां का बंटवारा जो है वो केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों में बटा होता है। एकल सरकार की जो पावर है वह किस में होती है? केंद्र सरकार में निहित होती है। एकल सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार के अंदर निहित होती है, परंतु अगर संघीय सरकार की आप बात करेंगे तो केंद्र प्लस राज्य और प्लस क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। संघ सरकार में केंद्र, राज्य व क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। एकात्मक सरकार विश्व में किन किन देशों में पाई जाती है? जैसे आप बात करें, एकात्मक सरकार विश्व में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, स्पेन आदि देशों में एकात्मक सरकार का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो केंद्र है वो बहुत पावरफुल है और राज्यों को नाम मात्र की स्वतंत्रता दी गई है। राज्य की सरकारों को नाम मात्र की स्वतंत्रता, नाम मात्र की शक्तियां दी गई हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील तथा भारत में सरकार का संघीय स्वरूप देखने को मिलता है। सरकार का संघीय मॉडल देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में संघीय सरकार स्वरूप को अपनाया गया है। देश का आकार, विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण यह व्यवस्था को भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने ऐड किया। यही कारण था कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। क्यों? देखिए, संघ सरकार और एकल सरकार, संघ सरकार और एकल सरकार के बारे में आपको पता लग गया है। अब आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो संघ शब्द है, मैंने फिर आपको बोला, पहले भी बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि संघ शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके स्थान पर भारत राज्यों का संघ है। इसके स्थान पर क्या किया गया है इस्तेमाल? भारत राज्यों का संघ है। यानी संघ सरकार को भारतीय संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया जाता है। भारत राज्यों का मिला जुला संघ है। इस बारे में संविधान में चर्चा की गई है और यही आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन बनता भी है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि संघ शब्द की जो परिभाषा है संविधान में किस भाग में की गई है, तो किसी भी भाग में संघ शब्द की परिभाषा का जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में भारत राज्यों का संघ है। इसी संबंध में भारतीय संविधान में भाग 1 में इस बात पर चर्चा की गई है।
देखिए अब इसके बाद बात करेंगे कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है। देखिए आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त दूसरे देशों के संविधान से, लगभग 60 देशों के संविधान से अच्छी बातें हमारे संविधान में ऐड की गई। तो जो संघीय व्यवस्था है ये किस देश से लिया गया है, तो संघीय व्यवस्था का जो आधार है भारतीय संविधान में कनाडाई मॉडल से लिया गया है। यानी कनाडा का जो संघ है, कनाडा का जो संविधान है, उसमें संघीय व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो संघीय व्यवस्था का स्वरूप देखने को मिलता है, वो उसी स्वरूप को जो को तो उठाकर भारतीय संविधान में ऐड कर लिया गया है। तो भारतीय संविधान में अगर कोई पूछ ले आपसे कि संघीय व्यवस्था का मॉडल भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, तो आप लिखेंगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का मॉडल किससे लिया है, कनाडा से। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का जो मॉडल है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है। और आप एग्जाम में इसी को लिखेंगे। आपके एग्जाम में जब भी ऑप्शन आएंगे तो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस, कोई भी देश आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आंसर आपको कनाडा लगाना होगा। याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम के पर्पज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कि यह जो संघीय शासन होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, या जो एकात्मक शासन होता है, एकल सरकार होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आइए अब शुरू करते हैं भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता या भारत की संघीय शासन की एकात्मक व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था की संघीय विशेषता और संघीय व्यवस्था की एकात्मक विशेषता क्या क्या है। तो भारत की संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है, पहली विशेषता है आपकी द्वैध शासन। द्वैध शासन व्यवस्था, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था है, यानी राज्य में और केंद्र में दो तरीके से सरकारों को संचालन किया जाता है। इसके बाद लिखित संविधान, भारत में अपना खुद का एक संविधान है जो लिखित संविधान के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद शक्तियों का विभाजन, यानी संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो केंद्र में, राज्य में और ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में अगर कोई सर्वोच्च है तो वह संविधान है। संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता ही भारत में सर्वोच्च है। इसके बाद कठोर संविधान, देखिए भारतीय संविधान बहुत कठोर है और जितना कठोर है उतना ही लचीला भी है। यानी भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार अपनी मर्जी से अपना एकात्मक रूप दिखाते हुए संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो अपनी कठोरता को प्रदर्शित करती है। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, देखिए भारतीय संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग रखा गया है। यानी तीनों पे किसी का अधिकार नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। तो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, यानी भारत में आप केंद्र के स्तर पर देखें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व आपको देखने को मिलता है, परंतु अगर आप राज्य के स्तर पर देखें तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद का स्तर आपको देखने को मिलता है। इससे द्विसदनीयवाद का व्यवस्था जो है वो क्लियर होती है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में द्विसदनवाद है, दो सदनों का व्यवस्था की गई है। इसके बाद में सरकार की संघीय व्यवस्था की एकात्मक व्यवस्था क्या क्या है। देखिए भारतीय सरकार या भारतीय संघीय व्यवस्था कब कब किन किन परिस्थितियों में एकात्मक सरकार का रोल अदा करती है। तो पहला है सशक्त केंद्र। तो देखिए भारत में वैसे तो राज्यों को स्वायत्तता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है अपना कार्य संचालन करने के लिए, परंतु पावर की बात करी जाए तो केंद्र सबसे मजबूत है। इसलिए केंद्र की सशक्तता ही सरकार की एकात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। यानी अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के किसी भी हिस्से पर, किसी भी विषय पर संशोधन कर सकती है। इसके अलावा राज्य अनस्वर नहीं है, यानी भारतीय राज्य जो भारत है राज्यों का मिला जुला संघ है। यानी भारतीय राज्य अपनी मर्जी से संघ से अलग नहीं हो सकते हैं या किसी भी राज्य का अस्तित्व केंद्र के द्वारा समाप्त नहीं करा जा सकता है। इसके बाद एकल संविधान, देखिए भारत में
राज्य और केंद्र का अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान है। एक ही संविधान के आधार पर राज्य और केंद्र की सरकारों का संचालन किया जाता है। इसके बाद संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया आपको संविधान कठोर है, तो संविधान जितना कठोर है संविधान उतना लचीला भी है। यानी संविधान को संशोधन करने में जिस तरीके की संविधान में पाबंदियां लगाई गई है, या कोई एक व्यक्ति, कोई एक सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, इसके विपरीत संविधान उतना लचीला भी है कि अगर सरकार चाहे तो बहुमत के आधार पर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। इसके बाद राज्य सूची पर संसद का अधिकार। यानी देखिए, संविधान में 3 सूचियों के जिक्र किया गया है। तीनों सूचियां हैं आपकी, 3 सूचियां हैं आपकी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची, जिसपे राज्य सरकार ही राज्य का अधिकार होता है कि वह उस सूची पर अपने उन जो राज्य सूची के अंदर जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर कानून बना सके। परंतु अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, या फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक कानून जो केंद्र ने भी बनाया हो उसी विषय पर, और वही विषय पर राज्य ने भी बनाया हो, तो केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून पर मान्य होता है, ऊपर होता है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। यानी जब राज्य, देखिए जैसे देश का प्रमुख कौन है? देश का प्रमुख है राष्ट्रपति। इसी आधार पर जो राज्य का प्रमुख होता है वह राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल का चुनाव नहीं किया जाता है, उसको चुनाव के आधार पर नहीं चुना जाता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद जनसंख्या प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। बिल्कुल, भारत में अलग अलग राज्यों में जो संसद में सीटों को बंटवारा किया गया है वो अलग अलग है। यानी भारत में सभी राज्यों को समान रूप से सीटों को बंटवारा नहीं किया गया है। हर राज्य की सीटों को बंटवारा उसके जनसंख्या के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वह 80 है, पर आप मणिपुर में चले जाइए, सिक्किम में चले जाइए तो वहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या 35 है, 40 है, इस तरीके से बटी हुई है। इसके बाद आपातकालीन उपबंध। यानी भारत में जो सरकार है, जो संघीय व्यवस्था है, वह अपना एकल रूप, एकात्मक रूप कब धारण कर लेती है? तो आपातकाल के समय। आपातकाल में 3 तरीके के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। मेरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन किस किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में लगाए जाते हैं? बिल्कुल बताइएगा, फटाफट आंसर आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद एकल नागरिकता। एकल नागरिकता यानी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में अगर जन्म लेता है तो वह भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा, ना कि उस राज्य का नागरिक। जिस तरीके से अमेरिकी संविधान में नागरिकता को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक अमेरिका का नागरिक और दूसरा उस जिस राज्य में वो जन्म लेता है व्यक्ति, उस राज्य का नागरिक कहलाता है। परंतु भारत में नागरिकता को सिर्फ एकल रूप दिया गया है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में होगा वह भारतीय नागरिक ही कहलाया जाएगा। इसके बाद में एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी का मतलब भारत सरकार का अकाउंटेंट, जिसको CAG कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAG कैग। यानी जो कैग होते हैं, इनका कार्य क्या होता है कि वर्ष में जब बजट पेश किया जाता है, ये सरकार के द्वारा जो भी नीतियां लागू की गई, उस पर जो भी पैसा खर्च किया गया है, तो उस पैसे का लेखा जोखा रखना, उसकी अकाउंटेंट करना, ये सारा काम किसका होता है? CAG का। इसके बाद राज्यों के विधायकों पर वीटो। यानी केंद्र सरकार चाहे या कोई भी राज्य सरकार विधेयक पास करती है। अगर राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक केंद्र सूची से संबंधित है या इस विधेयक से संबंध में केंद्र सरकार से विचार विमर्श या राष्ट्रपति से परामर्श लिया जा सकता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस विधेयक पर वीटो कर सकते हैं और यह विधेयक ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। यानी एकात्मक व्यवस्था का एक रूप यह भी देखने को मिलता है कि राज्य सरकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं, और जो राज्य सरकार है
उस समय राज्य सरकार का विधेयक पर अधिकार खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला जो आपको एकीकृत व्यवस्था का जो आपको पॉइंट देखने को मिलता है वह है एकीकृत न्यायपालिका। यानी भारतीय संविधान में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका जो स्वरूप है वो एकल है। केंद्र में, केंद्र के बाद राज्यों में, राज्यों के बाद जिलों में न्यायपालिका स्वरूप देखने को मिलता है। यानी सभी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, उन सबके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान में या भारतीय व्यवस्था में देखने को मिलती है। इसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS, IFS, IAS, IPS, IFOS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं। देखिए IFS इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, तो IFOS ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसको भारतीय संविधान में 1966 में ऐड किया गया। यह जिसमें जिसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके 1966 में एक नई सेवा का सृजन किया गया, जो सेवा बनी IFOS, जो कि भारतीय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से संबंधित है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये थी भारत की संघीय व्यवस्था या भारत की संघीय व्यवस्था का एकात्मक व्यवस्था। इसके बाद में एक इंसान थे सर आइवर जेनिंगसन। कौन थे? सर आइवर जेनिंगसन। इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है। देखिए, इनको लेकर हर बार क्वेश्चन बनता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये सीधी लाइन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाती है कि किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? सर आइवर जेनिंगसन। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स। इसके बाद में 1994 के जो बम्बई मामला हुआ था, 1994 में जो बम्बई मामला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि संघीय विशेषता को भारतीय संविधान की मूल विशेषता माना जाएगा। यानी सरकार कभी भी संविधान संशोधन के द्वारा भारत की संघीय व्यवस्था को बदल नहीं सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय व्यवस्था को, संघीय व्यवस्था को मूल विशेषता कहा है। देखिए, ये था भारत की व्यवस्था का स्वरूप। अब भारत में आप समझ चुके हैं कि संसदीय व्यवस्था किस रूप में कार्य करती है, भारत की संघीय व्यवस्था क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी संसद के ऊपर, कि भारत में संसद का क्या कार्य है, किस तरीके से संसद अपना रोल भारतीय संविधान में निभाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ आई है, आपको वीडियो देखना मेरा अच्छा लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मुझे अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो।